हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी रिफ्लेक्शन वाली, इसके अंदर आज हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, और इसके बाद में एक वीडियो और लूंगा जहां पर हम लोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो चलिए मैग्निफिकेशन को समझते हैं। अभी देखिए चारों तरफ जो है वो कोरोना के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये जो कोरोना ये एक्चुअल में है क्या? आपको पता है कि कोरोना जो होता है वो एक वायरस है। कोरोना की मदद से हम मैग्निफिकेशन को समझ रहे हैं। तो कोरोना क्या है? यहाँ पर एक वायरस है। अब इस वायरस का जो नाम है वो कोरोना कैसे पड़ा? एक्चुअल में ये जो कोरोना वायरस होता है इसके ऊपर क्या होती है, कुछ स्पाइक्स होती है। मतलब ये अगर आपके पास एक वायरस है तो इसके ऊपर आपको क्या होगी, कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेगी। तो ये जो स्पाइक्स है ये एक राजा जो होता है उसकी क्राउन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया कोरोना। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो साइज है आपका वायरस का वो कितना है, 10 टू द पावर -7 -6 के ऑर्डर का। मतलब कि जो वायरस है उसका साइज कितना है, माइक्रोमीटर। अब इतना छोटे साइज के पार्टिकल को हम लोग तो देख नहीं सकते, तो हमको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये जो है क्राउन है? ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और माइक्रोस्कोप हमको क्या करके देता है, उस छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाकर बताता है। तो सेम चीज यहां पर क्या है कि जब इसको लैब में स्टडी किया गया किसी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहां पर हमको इसकी क्या देखने को मिली, एक बड़ी इमेज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज बहुत छोटी है और उसको हम किसी तरह से उसकी इमेज को बढ़ा सकें, साइज को तो डेफिनेटली बढ़ा नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो ठीक है, तो हम क्या करें कि उसकी जो इमेज ले रहे हैं अगर उसके साइज को हम लोग उसमें बड़ा करके दिखाएं तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, या सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं किसी मिरर के सामने रखूं और इसकी इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर की, तो इमेज का जो साइज है वो इससे क्या है, डबल है। इसका मतलब कि हमारा जो मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है आपका, 2 टाइम्स आपका ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में क्या होने वाला है, इमेज मिलने वाला है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर। तो वहां पर हम एंगल का रेशियो देखते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे। अभी के लिए मैग्निफिकेशन क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में क्या, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की जो साइज है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की साइज जो उसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना होगा आपका, आई बाय ओ। ठीक है, अगर m की वैल्यू, m एक कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका जो इमेज होगी वो क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, और इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा आपका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो मैग्निफिकेशन है अगर ये पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट रखा है वैसी आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, नेगेटिव आए मतलब आपका जो इमेज है वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होगी आपकी, इन्वर्टेड होने वाली। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, व्हाइल द पॉजिटिव वैल्यू मींस इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। इस मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है इसका हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। कॉन्केव के लिए हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम लोग कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉन्केव मिरर बना रखा है जिसका आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर है, मैग्निफिकेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक रे डायग्राम बनाया है। ये जो ए बी है ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गई, फोकस से। सेकंड रे मैंने लिया है यहाँ पर पोल पे। तो सेकंड रे जो आपका पोल के ऊपर आ रहा है, मान लेते हैं कि ये जो है वो थीटा एंगल बनाकर यहाँ पर आ रही है, तो थीटा एंगल से ये क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर एक ये रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड ये रे, दोनों कहां पर मिल रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनी आपकी इमेज, ए डैश बी डैश। हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज क्या है आपका यहाँ पर, ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका ए बी। तो मुझे क्या निकालना है, ए डैश बी डैश और ए बी का रेशियो। तो उसके लिए मैं दो ट्रायंगल यहाँ पर लेता हूं। देखो एक ट्रायंगल में ले रहा हूं यहाँ पर ए बी पी, और सेकंड वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ए डैश बी डैश पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि इसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसके अंदर मेरी क्या आ जाएगी, इमेज, और ये दोनों के अंदर जो एक पॉइंट है वो क्या है, पोल। तो डिस्टेंसेस हम सारी कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो देखिए ये जो दो ट्रायंगल लिए मैंने, ए पी बी,
ए डैश पी बी डैश। तो यहां पर देखो एक जो एंगल है आपका ए बी पी, ये कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। सिमिलरली ए डैश बी डैश पी, ये वाला जो एंगल है ये भी कितना है आपका 90 डिग्री है। तो दोनों का एक एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। दूसरे एंगल की अगर हम बात करें तो दूसरा एंगल यहाँ पर ये देखिए ए पी बी और ए डैश पी बी डैश, ये भी क्या है आपका थीटा है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये जो दोनों जो एंगल है आपके क्या होंगे इक्वल। तो जब भी किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए सिमिलर प्रूव हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर देखिए तो इस ट्रायंगल में ए बी ए डैश बी डैश क्या आपका परपेंडिकुलर, इसमें कौन परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सेकेंड साइड क्या हो जाएगी आपकी पी बी डैश अपॉन में पी बी। अब ए डैश बी डैश क्या है आपका साइज ऑफ इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ए बी क्या है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। नाउ साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। देखिए ए डैश बी डैश जो हो रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं हम लोग हाइट को, तो इसको हम क्या लेने वाले नेगेटिव। तो ए डैश बी डैश की जगह मैंने क्या लिखा माइनस का आई। ए बी जो था उसको हम ऊपर ले रहे हैं तो इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर ओ। फिर देखते हैं हम पी बी डैश, देखिए इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है और हम किधर मेजर कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। और ये जो बी डैश है यहाँ पर क्या बन रही है आपकी इमेज, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी वी, तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ माइनस का वी, ठीक है। और पी बी जो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे यू से। तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया ये माइनस का यू, अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, ठीक है। तो बचा क्या माइनस आई बाय ओ इज इक्वल टू वी बाय यू। इस माइनस साइन को अगर मैं उधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आई बाय ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाय यू। और आई बाय ओ को हम क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या है आपका माइनस वी अपॉन में यू। मतलब कि मैग्निफिकेशन यहां से आपका क्या आ रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं कि आपका जो मैग्निफिकेशन है उसको हम लोग क्या फोकल लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। तो सेम केस में हम लोग देखते हैं कि फोकल लेंथ के टर्म्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो इसको एफ और यू के टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगती है पढ़ाने की तो आप जो है वो यूट्यूब के ऑप्शन होता है जहां से आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो 0.75 में देख सकते हैं, और स्पीड अगर कम लग रही है तो आप उसको 1.5 या 1.25 के अंदर वीडियो को प्ले कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी हमने लास्ट टाइम क्या निकाला कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का वी बाय यू, ये लिखा है इसको। अभी लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि आपका जो मिरर होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है एक मिरर फॉर्मूला होता है एफ वी और यू के अंदर रिलेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में मैंने क्या करा मल्टीप्लाई किया इसका यू का। तो इस पूरी इक्वेशन में जब मैं मल्टीप्लाई बाय यू करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या होगा u बाय एफ इज इक्वल टू u बाय वी, दोनों तरफ होगा मल्टीप्लाई, प्लस u बाय यू। u बाय यू जो होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1, ठीक है, लिखा 1। अब क्या कर रहा हूं मैं यहां से ये जो u बाय वी है इसको उठाकर मैं इधर लेकर आ जाता हूं। तो देखो यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का, और ये जो u बाय एफ है इसको उठाकर उधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस u बाय एफ। यहाँ पर मैंने क्या करा इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर क्या हुआ देखो ये जो f था इसका इधर इंटू हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया ऊपर f माइनस यू अपॉन में कितना बचा f, यहाँ पर कितना है माइनस यू बाय वी। अब मेरा जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है माइनस वी बाय यू। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो मैंने इसका जब रेसिप्रोकल लिया तो ये v ऊपर चले गया u नीचे आ गया तो ये हो गया माइनस का v बाय यू, और यहाँ पर ये f ऊपर चले गया और f माइनस यू नीचे आ गया। अब ये जो माइनस वी बाय यू है क्या मैं इसको m लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। अभी हमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो माइनस का v बाय यू है इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट किया m। तो मेरे लिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आया। मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस यू। तो ये किसकी टर्म्स में आपके पास फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के टर्म्स में। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे चाहे v पता हो, u पता हो या f पता हो, कुछ भी मुझे कोई भी दो चीज अगर पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तीसरा हम लोग इसमें फॉर्म देखते हैं जिसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालते हैं फोकल लेंथ और इमेज का जो डिस्टेंस है उसकी टर्म्स में, मतलब कि वी एफ और यू वी की टर्म्स में हम लोग क्या करने वाले निकालने वाले।
तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने क्या करा था, अभी u का मल्टीप्लाई किया था, u की जगह में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v का। तो देखिए चेंज क्या आएगा, यहां पर हो जाएगा v, यहां पर हो गया आपका v, यहां पर कितना हो जाएगा v अपॉन में कितना u। तो ये v बाय v कैंसिल होगा, तो यहां पर कितना बचा 1, तो ये बचा कितना यहाँ पे 1। इस v बाय u को मैं इधर कर देता हूं डायरेक्टली, देखो इस v बाय u को मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस का v बाय u इज इक्वल टू 1 माइनस v बाय f। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, इसका यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर देखिए क्या होगा, ये जो f है इसका ऊपर इंटू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस v बाय u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। अब देखिए पहली इक्वेशन से देखो माइनस v बाय u जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m। तो यहां पर ये जो है इसको मैंने क्या लिखा, m। तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहां से, f माइनस v अपॉन में f। तो मैग्निफिकेशन के लिए मेरे पास देखिए टोटल 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, माइनस वी बाय यू, एफ माइनस वी बाय एफ और m इज इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू। तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम मैग्निफिकेशन होता है या डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यहाँ पर देखो डेरिवेशन करते हैं। चलो तो कॉन्केव का यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, देखो कॉन्केव मिरर हम लोगों ने बनाया, ये इसका फोकस, ये सेंटर, सेंटर से हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है AB, AB से एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाएगी, ये फोकस से, मतलब पास नहीं होगी बट इसको एक्सटेंड करने पर कहां पर मिलेगी, फोकस पे। सेकेंडरीली हमने पोल के ऊपर, ये रहा हमारा पोल, तो पोल के ऊपर जो रे आई उसने जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी सेम एंगल से वो क्या हो गई, आपकी रिटर्न बैक हो गई। तो यहां पर अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरी ये दोनों कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पर। तो यहां पर क्या हो गया आपका a डैश b डैश मेरी क्या बनी, इमेज। हमको पता है कि कॉन्वेक्स में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो साइज है वो क्या है, स्मॉलर है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगेन इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब a डैश b डैश अपॉन ab का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर देखो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी पी और a डैश b डैश p। तो a b p और a डैश b डैश p लिया। अब यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है a b p और a डैश b डैश p दोनों क्या है आपके 90 डिग्री। तो a b p इज इक्वल टू कितना हो गया, a डैश b डैश p इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखो कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होने वाला है, थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो देखो दोनों ट्रायंगल का एक एंगल तो पहले से इक्वल था 90, दूसरा एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। ये तो यहां पर मैंने लिखा APB इज इक्वल टू a डैश p b डैश विच इज इक्वल टू कितना, थीटा। और अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गए आपके, सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा आपका, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर देखें तो a डैश b डैश के करस्पॉन्डिंग क्या है, AB। तो a डैश b डैश अपॉन AB इज इक्वल टू PB डैश अपॉन में कितना, PB, ये लिखा। नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। a डैश b डैश क्या आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, I। तो यहां पर देखो इमेज ऊपर बन रही है तो I क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो ये लिखा मैंने I। AB की जगह में क्या लिखूंगा, AB ये ऊपर है, हाइट, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, O, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू PB डैश। देखिए PB डैश क्या है, ये रहा इमेज का लोकेशन। तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अब देखिए रे ऐसी जा रही है और हम भी ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, तो V को मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव। और PB जो है, हम रे ऐसी जा रही है उस तरफ और हम मेजर किधर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये जो U है आपका, इसको मैंने क्या लिखा, माइनस का U। अब I बाय O को हम क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन। तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का V बाय U। सेम रिलेशन आ रहा है जो आपका कॉन्केव के केस में आया था, सेम रिलेशन हमारे पास किसके लिए आ रहा है, कॉन्वेक्स के लिए आ रहा है। तो अगर हम मिरर फॉर्मूले की मदद से इसको फर्दर सॉल्व करें, मतलब कि F और V की टर्म्स में अगर हमको लाना है या F या U की टर्म्स में लाना है, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम। क्योंकि मिरर फॉर्मूला चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, दोनों के लिए क्या होता है, सेम मिरर फॉर्मूला, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम। इसका मतलब है कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों का मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका, माइनस का V बाय U। ठीक है,
और दूसरी टर्म्स में अगर हम देखें तो एफ माइनस वी अपॉन एफ, इसको भी हम मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, या फिर एफ अपॉन में एफ माइनस यू, तो ये भी हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। तो फटाफट से हम लोग थोड़ा सा एक यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक यूजेस देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर यूजेस की बात करें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के, तो कॉन्केव मिरर का जो यूज है आपका वो कहां पर होता है, इसको हम लोग प्रेफर करते हैं प्लेन मिरर की जगह शेविंग करने के लिए, बिकॉज हमको पता है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, अगर ये पोल और ये फोकस इसके बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्केव के केस में, तो इसकी एक वर्चुअल और एक इनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है, सीधी इमेज बनती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका शेविंग होती है, शेविंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट लोग। डेंटिस्ट के पास आपने देखा होगा कि एक लंबी सी रॉड होती है और यहाँ पर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ होता है, तो जब वो उसको मुंह के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर उनको जो साइज है आपका, जो आपके टीथ है, इसका जो साइज है वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो उसमें यहाँ पर क्या करके देता है आपका कॉन्केव मिरर, इनलार्ज्ड इमेज प्रोड्यूस करके देता है। उसके अलावा कॉन्केव पैराबोलिक मिरर्स इज यूज्ड फॉर सर्च लाइट। आपके पास जो टॉर्च आती है, आपने एवरेडी की टॉर्च देखी होगी, तो जो टॉर्च का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस तरह से होता है, ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पर आपका क्या लगा रहता है, एक लाइट का सोर्स एलईडी लगी हुई होती है। तो ये जो शेप है कैसा है आपका, कॉन्केव है। कॉन्केव पैराबोलिक बोला है, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्केव को क्या करा है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर हमने क्या करा है, कर्वेचर दिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लाइट है वो क्या होती है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, फोकस होती है। तो वहां पर हम लोग कॉन्केव का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है कॉन्केव को यूज करने की, जहां जहां भी हमको लाइट को या तो किसी एक फिक्स पॉइंट पर या किसी एक फिक्स डायरेक्शन में फोकस करवाना है, कन्वर्ज करवाना है, तो वहां पर हम कॉन्केव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज देखना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमने पढ़ा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक छोटी इमेज हमको प्रोड्यूस करके देता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज। तो जब इमेज स्मॉल बनेगी तो वो क्या करती है, ज्यादा एरिया को कवर करती है। तो जहां पर हमको रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा एरिया हमको अगर कवर करना है, ज्यादा चीजें अगर हमको देखना है एक सिंगल मिरर के अंदर, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो गाड़ियों का जो साइड मिरर्स होते हैं दोनों, वो कौन से होते हैं आपके, कॉन्वेक्स। क्यों, ताकि पीछे का जो बड़ा पार्ट है, पीछे का जो रोड का पूरा पार्ट है वो क्या हो सके, उसके अंदर आपको दिख सके। तो वहां पर इसका यूज करता है, यूज एज ए ड्राइवर मिरर इन व्हीकल्स। सेकंड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार जब आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं या किसी शार्प टर्न पे आपने देखा होगा सोसाइटी के, वहां पर क्या होता है, या किसी मॉल में अगर आप गए हो तो वहां पर आप देखोगे कि जहां पर शार्प टर्न्स रहते हैं वहां पर एक साइड में इस तरह से एक मिरर लगा होता है बड़ा सा, ठीक है। तो वो मिरर कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स। तो मान लीजिए शार्प टर्न है आपका इस तरह से, तो कोई अगर व्हीकल यहां से आ रहा है तो इधर से अगर कोई आ रहा है एट द सेम टाइम, तो उसको उस मिरर के अंदर क्या दिखेगी, इसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। और सेम केस इस वाले ऑब्जर्वर के लिए भी होगा, अगर इधर से कोई आ रहा है तो इसको उसके अंदर क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी। तो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह से हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स का अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कवर किए, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या कहीं पर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट जो है उसको मैं क्लियर करूंगा। और एक और वीडियो हम इस सीरीज में बनाने वाले हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर ही, जहां पर हम लोग जो न्यूमेरिकल्स है उसकी मदद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर इन फॉर्मूले का अप्लाई करके उनको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो टोटल हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं उसमें से आपका 10th और 12th दोनों के लिए लगभग सभी वीडियोस हैं। 10th वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपका जो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया था और एफ और आर में जो रिलेशन किया था उसकी डेरिवेशन की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अच्छा होगा कि अगर आप उस वीडियोस को पूरा देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और जो यहाँ पर मैग्निफिकेशन में हमने जो डेरिवेशन देखा है वो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है। तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।